नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज भारत की बात में बात करेंगे देश में भगवान के नाम पर मचे घमासान की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में गोली चलाने वाला आरोपी सोनू चिकना गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू शेख नाम है इस शख्स का, जिसको सोनू चिकना के नाम से जाना जाता है। वीडियो फुटेज में सोनू चिकना भीड़ के बीच से गोली चलाता हुआ दिखाई दिया था। सोशल मीडिया पर भी सोनू की फायरिंग वाली तस्वीरें खूब वायरल हो रही थी। सोनू के परिवार का कहना है कि वो डर गया था और इसीलिए वो गोली चलाने लगा। हालांकि साफ साफ इन तस्वीरों में कहीं से भी वो डरा हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। और अब दिल्ली दंगों में जो भीड़ के बीच गोली चलाता हुआ कैमरे में कैद हुआ था सोनू शेख, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नीले रंग के कुर्ते में आप इस आदमी को अच्छी तरह पहचान रहे होंगे। दंगों में गोली चलाने हुए ये दिखा था। और चलिए अब रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक रावत वहां जहांगीरपुरी में मौजूद है। जहांगीरपुरी से ये बड़ी खबर आ रही है कि सोनू चिकना की गिरफ्तारी हो गई है। अभिषेक, ये गिरफ्तारी कहां से हुई? क्योंकि आज दोपहर में जब पुलिस इस आदमी को पकड़ने पहुंची थी तो पथराव हुआ था। देखिए शोभना, इसकी गिरफ्तारी जो है नॉर्थ वेस्ट जिले से ही अभी तक पुलिस बता रही है और ये गिरफ्तारी स्पेशल स्टाफ ने की है। और आपको बताते कि आज दोपहर में जब क्राइम ब्रांच की टीम सोनू चिकना के घर पर पहुंची थी पूछताछ के लिए, तो परिजनों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया था। और इसी के बाद से मैं जहां पे खड़ा हूं, ये सी ब्लॉक का ही आपको दिखाना चाहूँगा। सी ब्लॉक का मोड़ है और इसको अब पुलिस ने बैरिकेड लगा के जो है बंद कर दिया है उस पथराव की घटना के बाद। क्योंकि पुलिस टीम पर जब ये लोग पथराव कर सकते हैं तो अगर कोई और जाता है तो उसके साथ भी हिंसा कर सकते हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पे पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की है। और सोनू चिकना की तलाश डे 1 से ही पुलिस कर रही थी, खास तौर पे तब से जब ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नीले कुर्ते में साफ तौर पर गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके भाई को समीर चिकना को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और पुलिस ये भी अभी कह रही है कि इसकी भी आपराधिक इन्वॉल्वमेंट है। अभी हालांकि उस बारे में और ज़्यादा डिटेल आनी बाकी है। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक रावत हमारे साथ इस समय। आप सुन रहे थे सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल समीर चिकना जो कि सोनू चिकना का भाई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अभिषेक, जो इस समय का बड़ा अपडेट ये है कि कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोर्ट से रिमांड भी मिली है पुलिस को 2 दिन की। लेकिन अगर हम तनाव की बात करें, माहौल की बात करें, हालात की बात करें, तो आप क्योंकि जहांगीरपुरी में मौजूद है, क्या कहना है वहां पर लोगों का? देखिए शोभना, तनाव तो यहाँ पर हिंसा के बाद से व्याप्त है और उसमें अभी ज़्यादा कमी नहीं आई है। क्योंकि यहाँ पर अभी भी दोनों पक्षों के मन के अंदर वही बात बार बार घूम रही है। और यही बात भी है कि पुलिस इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मैं गिरफ्तारियों को लेकर जो बात है उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के मन में जो कन्फ्यूज़न है और उस कन्फ्यूज़न को वो मीडिया के बाहर भी, मीडिया के सामने भी जाहिर कर चुके हैं, उस पर भी आपका ध्यान एक बार डालना चाहूँगा। क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट है, उन्होंने अपने ही एक जो मीडिया का ग्रुप है उसमें जानकारी डाली थी कि उस दिन जो शाम को ये शोभा यात्रा निकली थी उसको पुलिस की इजाजत नहीं थी और इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मैं यही जानना चाहती हूँ अभिषेक, मैं इसी सवाल पर आना चाहती हूँ। प्रेम शर्मा निकलकर नाम सामने आ रहा है कि बिना इजाजत के ये शोभा यात्रा निकाली गई। सवाल ये भी उठता है कि हनुमान जयंती पर हमने कभी सुना नहीं इस तरीके की शोभा यात्रा। डीजे बजाकर कब हिंदू धर्म में शोभा यात्राएं निकलती है? इस प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, इसको हिरासत में लिया गया, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं इसी गिरफ्तारी को लेकर बता रहा था कि दिल्ली पुलिस कितनी कंफ्यूज है। आपको मैं पहले अपने मोबाइल पे दिखाना चाहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट का ये मीडिया ग्रुप बना हुआ है और आप देखिए कि यहाँ पर आपको 3 मैसेज ऊपर डिलीट नजर आ रहे होंगे। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, पहला जो मैसेज दिल्ली पुलिस की जो डीसीपी है नॉर्थ वेस्ट की, वो जब यहाँ ग्रुप में भेजती हैं तो उसमें ये जानकारी देती हैं कि 17 तारीख को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जो शाम को शोभा यात्रा निकली थी उसको पुलिस की परमिशन नहीं थी। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि किन किन लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और उसी में ये जानकारी दी जाती है कि प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जो डीसीपी मैडम हैं वो 2 और मैसेज भेजती हैं, लेकिन शाम को 6:14 पर फिर वो एक और मैसेज भेजती हैं जिसमें सिर्फ ये जानकारी दी जाती है कि मामला दर्ज किया गया है और एक
जो एक्यूज पर्सन है यानी एक आरोपी है वो जांच, पुलिस की जो जांच है उसमें सहयोग कर रहा है। यानी इस जो फाइनल मैसेज जिसको करार दिया गया है, ऑफिशियल वर्जन जो करार दिया है डीसीपी ने, उससे अब गिरफ्तारी की बात गायब हो जाती है। बिल्कुल तो आप ठीक है, समझ लेकिन सकते हैं कि ये पूरा मामला कितना संवेदनशील है और जाहिर पुलिस सी बात है ना अभिषेक, कंफ्यूज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का तो पूरी तरह से फेलियर है ही है। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी एलआईयू यूनिट को ये पता क्यों नहीं चला कि इतनी भीड़ खड़ी हो गई है, इतने लोग इकट्ठे हो गए? आप ये दावा करते हैं कि भाई पीसीआर में आप कॉल कीजिए, 3 मिनट के अंदर आपकी कंप्लेंट अटेंड की जाएगी, पीसीआर पहुंचेगी। यहाँ इतना बवाल हो गया और पुलिस देर में पहुंची। वहां आज जब मैं मौजूद थी, मैंने लोगों से बात की तो पता चला कि पत्थरबाजी की काफी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। बिल्कुल शोभना, ये पहले ही दिन से जब हिंसा हुई है, यहाँ के स्थानीय लोग यही बात कह रहे थे कि जो इतना लंबा प्रोसेशन यहाँ से निकल रहा था। अभिषेक, मैं आपको रोक रही हूँ, मनोज वर्मा। अभिषेक, मैं आपको रोक रही हूँ, आपको। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज वर्मा ने आज कमिश्नर दिल्ली पुलिस राकेश अस्थाना से बात की थी। मनोज, मेरा सवाल आपसे यही है कि प्रेम शर्मा, जिसके ऊपर आरोप है कि बिना इजाजत के ये शोभा यात्रा निकाली गई, उसको लेकर राकेश अस्थाना जी का क्या कहना है? गिरफ्तारी हुई भी है या क्या कंफ्यूजन है ये? जी बिल्कुल, देखिए पहला मैसेज जैसा कि अभिषेक ने बताया कि डीसीपी नॉर्थ वेस्ट जो है उषा रंगनानी ने साफ तौर पर पहला मैसेज डाला जिसमें वीएचपी के जो नेता हैं प्रेम शर्मा, उनकी गिरफ्तारी दिखाई। और उसके बाद दूसरा एक और मैसेज आता है, लेकिन जब तक उस मैसेज को पढ़ते हैं वो मैसेज डिलीट हो जाता है। फिर तभी वो तीसरा मैसेज डालती हैं जिसमें उनका ये कहना था कि इससे पहले, इस शोभा यात्रा से पहले भी 2 शोभा यात्रा निकली जिसकी परमिशन थी, लेकिन इस शोभा यात्रा की परमिशन नहीं थी और इस पर हमने मामला दर्ज किया है। और इसमें हमने जो एक्यूज, जिनको पहले एक्यूज बताया गया था, उस मैसेज में से प्रेम शर्मा का नाम भी हटा दिया गया। उसमें सिर्फ लिखा गया कि जो जिनके ऊपर आरोप है उनको हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस खुद कंफ्यूज होती नजर आ रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी हिंसा हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये तो साफ लगता है कि पुलिस का फेलियर जरूर रहा है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर बंदोबस्त नहीं था। और बिल्कुल बहुत बड़ा फेलियर है मनोज वर्मा ये दिल्ली पुलिस का। आपकी एलआईयू यूनिट, इंटेलिजेंस यूनिट को यह अंदेशा भी नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पीसीआर वहां पर समय पर नहीं पहुंची, पुलिस की मदद वहां पर समय पर नहीं पहुंची और इतना बड़ा बवाल हो गया। न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। देखिए इंद्रजीत, ये जो पूरा दंगा हुआ, दोनों ही समुदाय एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर और भी गंभीर खड़ा होता है और सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके से डीजे बजाकर हिंदू धर्म में कब शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं? और अगर मुसलमानों ने वो पत्थरबाजी की तो क्या मस्जिद में पहले से वो पत्थर एकत्रित किए गए थे? क्या अंसार ने सच में ये साजिश रची थी? और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बनाई हुई है, उस पर क्या जवाब? जी देखिए, दिल्ली पुलिस पहले घंटे से ही कंफ्यूज है। दिल्ली पुलिस के जो घायल सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने बताया कि वहां पर तकरीबन 1000 लोग मोबिलाइज थे। 1000 लोग मोबिलाइज देश की राजधानी दिल्ली में होते हैं और दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा जो इंटेलिजेंस का महकमा है उसके पास कोई खबर नहीं, आपके पास कोई तैयारी नहीं। दूसरी बात कि 3 दिन बाद आपको ये समझ में आता है कि उस शोभा यात्रा को परमिशन नहीं है। 3 दिन पहले तक आपको ये बात पता नहीं थी। आज राकेश अस्थाना जी ने पत्रकारों से बात की, उसमें कोई जिक्र नहीं था। वहाँ की डीसीपी 3 बार मैसेज कर रही हैं, डिलीट कर रही हैं, फिर लिख रही हैं। इंद्रजीत, एक सवाल और मेरे पास बड़ा गंभीर है और मेरा सवाल यह है कि आज दोपहर में लगभग 40 से 42 घंटे बाद फॉरेंसिक की टीम पहुंची, जबकि जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से पहले 1 घंटे के अंदर फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंचनी चाहिए ताकि साक्ष्यों को बिना छुए, बिना डिस्टर्ब किए एकत्रित किया जा सके। इस पर क्या जवाब दिल्ली पुलिस का? जी देखिए, मैं भी फॉरेंसिक का स्कॉलर हूँ। प्रोटोकॉल कहता है कि फर्स्ट आवर, यानी कि जितनी जल्दी हो सके आपको सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर साक्ष्य मिटते हैं और नए साक्ष्य वहां पे प्रेजेंट होते हैं। आप 40-45 घंटे बाद वहां पे आप अपनी फॉरेंसिक टीम को भेज रहे हैं, आखिर किस लिए भेज रहे हैं? कितने सारे लोग वहां पे चल चुके होंगे। मैं वहां गया था, वहां झाड़ू लग चुका था, सड़क पे कुछ नहीं था। तो जो भी एविडेंस वहां से ले गए हैं वो एविडेंस, उसकी प्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इंद्रजीत, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट दंगों में जितने लोगों को दोषी बनाया गया था चार्जशीट में, वो एक एक कर कोर्ट से बरी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अजातिका, आपके पास क्या जानकारी प्रेम शर्मा को लेकर?
तो देखिए शोभना, प्रेम शर्मा को लेकर लगातार ये बात सामने आ रही है कि वो अब से कुछ देर में यहाँ यानी कि जहांगीरपुरी थाने पहुंच सकता है, लेकिन अब तक प्रेम शर्मा यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने प्रोसेशन को लीड किया बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाज़त के, ये आगे जांच इसकी लगातार होती रहेगी। लेकिन फिलहाल जहांगीरपुरी थाने पर वो नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर दोपहर के करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में सलमा नाम की एक 22 साल की लड़की को पुलिस पूछताछ के लिए लाई, जिसका परिवार जो है वो अब बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनकी माँ जो है वो भी इस वक्त यहीं पर हैं, जो कि अपनी बेटी से मिलकर बाहर अब से कुछ देर पहले आई है। उनकी माँ से अगर हम बात कर सकते हैं तो हम आपको बात करवाते हैं। सलमा से आप मिलकर आई हैं, पूछताछ उनकी हो रही है, अब आपको इत्मीनान है कि पूछताछ हो रही है, तो कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है? नहीं है, मेरी लड़की को छोड़ दिया। तो फिर अब आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? ऐसे ही बैठे हैं। कहाँ है आपकी बेटी? साथ में क्यों नहीं जा रही? चली गई, घर गई। तो फिर आप अब थाने के बाहर किस लिए बैठे हुए हैं? किसी और चीज के रिश्तेदार आ रहे हैं। अच्छा, यानी और जो लोग यहाँ आने वाले हैं वो भी जानने वाले हैं आपके? बिल्कुल। तो ये अजातिका हमें बात करवा रही है उन परिवारों से जिनकी बेटी को अब से कुछ देर पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी। लेकिन अब सलमा की मां का कहना है वीएचपी नेता प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और एबीपी न्यूज के ये बड़े सवाल, क्या पुलिस सही जानकारी नहीं दे रही है? ये पहला बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, प्रेम शर्मा के बारे में बार बार जानकारी क्यों बदली जा रही है? जो पत्रकारों को जानकारी दी जा रही है उसमें बार बार बदलाव हो रहा है। पहले क्यों कहा गया कि प्रेम शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उस पर जानकारी छुपाई जा रही है। पुलिस ने बिना इजाजत जुलूस की बात क्यों कही? जब पहले जानकारी आई थी उसमें यह निकल कर आया था कि भाई पुलिस से जांच, जो जानकारी है, जो इत्तला देनी थी पुलिस को, वो नहीं दी गई। फिर जांच में सहयोग की बात पुलिस ने क्यों कही? तो ये 5 बड़े सवाल जो लगातार एबीपी न्यूज उठा रहा है प्रेम शर्मा को लेकर, दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर। आज देश एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है और वो ये कि राजधानी दिल्ली के दामन पर दंगों के दाग किसने लगाए? शनिवार को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा और उपद्रव हुआ उसका गवाह पूरा देश बन चुका है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक शोभा यात्रा के गाजे बाजों के बीच फायरिंग और पथराव होने लगा? ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। और बड़ी खबर ये है कि विश्व हिंदू परिषद ने परमिशन वाली चिट्ठी तो दी थी, दिल्ली पुलिस ने उसकी रिसीविंग भी दी थी, लेकिन जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी। बड़ी खबर इस समय की, प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इजाजत नहीं दी गई, उसके बाद वीएचपी ने वो चिट्ठी जारी की थी जिसमें दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी गई थी। तो अब दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि हमने इजाजत नहीं दी थी, सिर्फ चिट्ठी की रिसीविंग दी थी। तो वीएचपी के परमिशन वाले लेटर पर पुलिस का बड़ा दावा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस को डिलीट किया गया, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस से सवाल यही पूछा जा रहा है कि पहले प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी की बात की गई, अब कहा जा रहा है कि प्रेम शर्मा को अभी कुछ भी पता नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज देश एक ही सवाल का जवाब मांग रहा है और वो ये कि राजधानी दिल्ली के दामन पर दंगों का दाग आखिर किसने लगाया? शनिवार को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो भी हिंसा और उपद्रव हुआ उसका गवाह पूरा देश है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक शोभा यात्रा के गाजे बाजे के बीच फायरिंग और पथराव होने लगा? कौन थे वो लोग जो इस हिंसा के जिम्मेदार हैं? हमेशा की तरह इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, कीचड़ उछाला जाने लगा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। और जो हो रहा है आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये जवाब मांगती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वो देखो बच्चे कैसे आगे दौड़ रहे हैं। वो लड़ाई हो गई। मारो वो देखो उसको मार रहा है। देखो ये देखो क्या गाड़ी तोड़ रहा है। देख कैसे गाड़ी तोड़ रहा है। और ये गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी इनने तो।
अंसार उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वो पुष्पा बन के घूम रहा है। वो अपराधी नहीं है, हमारे लिए अपराधी है, उनके लिए वो रोल मॉडल है। किसी दंगे के आरोपी का ये अंदाज सिर्फ हैरान नहीं करता, परेशान भी करता है। समाज में अशांति और अराजकता फैलाने जैसे गंभीर आरोप हो, वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में मौजूद हो और गुनाह के हिसाब के लिए जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा हो, तब आरोपी का पूरे सिस्टम को चिढ़ाते हुए मुस्कुराना मन में अजीब सा भाव पैदा करता है। मीडिया के सवाल पूछने पर एक फिल्म के हीरो की तरह एक्शन करना क्या ये नहीं बताता कि उसे टीवी स्क्रीन पर मौजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा का आरोपी ये अंसार है, जिसकी इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए। इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करें उससे पहले अंसार की वायरल हो रही इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। गले में कई तोले की सोने की चेन मौजूद है, मोटी मोटी अंगूठियों के साथ टशन दिखा रहा है अंसार। दूसरी तस्वीर में लग्जरी गाड़ी पर पोज देने का तरीका देखिए। इस तस्वीर में भी हाथ में अंगूठियां भी हैं और महंगा फोन भी। तीसरी तस्वीर का कुछ हिस्सा ब्लर करना पड़ा है क्योंकि पूरे बिस्तर पर शराब की बोतलें रखी हुई है। जहांगीरपुरी हिंसा का चेहरा बन गया है अंसार, जो खुलेआम कहता है कि हाँ, मैं कसूरवार हूँ। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने? याद रखिए अंसार मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, छोड़ दो। अच्छा, अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने? याद रखिए अंसार मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, छोड़ दो। अच्छा, पूरे मामले में अंसार की एंट्री कब और कैसे हुई, इसे समझने के लिए पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और शुरू उस सवाल के साथ करते हैं जो सबसे पहले आता है कि आखिर 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन हुआ क्या था। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आने वाला जहांगीरपुरी बेहद घना और हिंदू मुस्लिम की मिली जुली आबादी वाला इलाका है। यहाँ निम्न और मध्यम वर्ग के साथ साथ झुग्गी बस्तियां भी हैं। सिर्फ पत्थर नहीं चले, गोलियां भी चली। पुलिस भीड़ पर काबू करने के लिए आंसू गैस का सहारा ले रही थी, जबकि भीड़ की तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में सब इंस्पेक्टर मेदालाल घायल हुए। मेदालाल के मुंह से सुनिए उस दिन हुआ क्या था। हनुमान जयंती का वो था, जुलूस निकल रहे थे, तो जब सी ब्लॉक में पहुंचे मस्जिद के सामने, तो वहाँ उनकी पहले बहस हुई, क्योंकि जो हनुमान जुलूस में थे हनुमान जयंती में, तो उनके आपस में बहस शुरू हो गई। सी ब्लॉक से ही चली थी सारी गोलियां? हाँ, सी ब्लॉक साइड से आई थी, ऐसे ही सी ब्लॉक साइड की तरफ ही मुंह करके खड़ा था। हाँ। तो इसमें जब जैसे आई, हाँ, तो वो इधर से जैसे गोली आई जिस डायरेक्शन से, तो वो उसी समय पता लग गया था कि गोली लग गई। फिर मैं हॉस्पिटल चले गया पीसीआर में। बवाल कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसको लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे। मस्जिद के गेट के सामने झंडा ऊंचा करके डीजे जोर जोर से बजा करके नारा लगाते हुए मस्जिद, कई झंडे फेंके गए मस्जिद के ऊपर और लगाने की कोशिश की गई। जय श्री राम के नारे और भी नारे वो लगा रहे थे। जिम्मेदार लोग समझाने की कोशिश की, ना मानने पर किसी ने शुभ यात्रा वालों के तरफ से पत्थर 2-4 फेंक दिए मस्जिद के तरफ। जब पत्थर फेंका तो इधर से भी पत्थरबाजी उसके जवाब में शुरू हुआ। यहाँ पर जो हमारे ऊपर इतना घिनौना काम, ऊपर से पेट्रोल की बोतलें, चाकू, ईंटें, ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। आप सोचिए, जब शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है, हजारों की संख्या में ऊपर ईंटें कहाँ से आ जाती हैं, हजारों की संख्या में दूसरे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं।
क्या हुआ इस सवाल का जवाब तो मिल गया है, लेकिन अब बारी इस हिंसा से जुड़े उन चेहरों की है जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही और राजनीति शुरू हो चुकी है। जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे अहम चेहरा है अंसार। हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार, जिसने पुष्पा फिल्म के मैं झुकेगा नहीं स्टाइल में मीडिया के सामने आकर चौंका दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में भी अंसार की अकड़ कम नहीं हुई। अंसार हंस रहा है, अपना गुनाह कबूल कर रहा है। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने? अंसार मैं कसूरवार हूं। लेकिन अंसार का परिवार उसे बेगुनाह बता रहा है। जैसा खाना खाने बैठा तो वहाँ से किसी ने फोन करा दुकान से कि यहाँ पर जल्दी आओ चाचा की लड़ाई हो रहा है। उसने क्या करा कि चला गया कि मैं जाऊंगा तो थोड़ा बच जाएगा कि मेरे को देख के सब मतलब जानता है मैं बड़ा भाई हूँ वहाँ पर, मुझे मान लेगा और सब हट जाएगा। तो बोलते ऐसा करके फिर दोबारा आ गया। फिर जब दोबारा खाना खाने बैठा फिर गया तो फिर उसको जाके दोषी क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचाने गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया, उसका हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा कि बच जाएगा कि लड़ाई ना हो झगड़ा ना हो। तो उसको क्यों दोषी ठहराया? करा कोई भरेगा कोई। रोजा खोल लेते पुलिस वाले बाहर से किसी का फोन आया कि आप भाई आप आ जाओ, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। तो मेरे पापा वहाँ पर गए थे कि सबको सुलझाने की, लड़ाई ना हो, किसी का कुछ हो ना, किसी का नुकसान ना हो। मेरे पापा इसलिए गए थे और सबने क्या बोला कि यहाँ पर भाई यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, पर ये सब कर रहे हैं। हिंसा के पूरे मामले में अंसार की एंट्री कैसे हुई थी, ये समझिए। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर के अनुसार शोभा यात्रा जब मस्जिद के सामने पहुंची तब अंसार अपने 4-5 साथियों को लेकर वहां आ गया और बहस शुरू हो गई। बहस के बाद तनाव हुआ और नारेबाजी होने लगी और उसी के 5 मिनट बाद वहां पथराव शुरू हो गया। अंसार का इतिहास भी दागदार रहा है। अंसार के खिलाफ सट्टेबाजी के 5 मामले दर्ज हैं। अंसार के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा भी लग चुकी है। सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे मामलों में भी एफआईआर हो चुकी है। 4वीं कक्षा तक पढ़ा अंसार खुद को पेशे से कबाड़ी बताता है, लेकिन कबाड़ बेचने वाले का इस तरह सोने से लदा होना हैरान करता है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया कि अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और वो जो मास्टरमाइंड अंसार जिसके बारे में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, उसकी आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री और पार्टी के कई कार्यक्रमों की फोटोज आ रहे हैं। आदेश गुप्ता ने जब आरोप लगाए थे तब तक अंसार की ये तस्वीरें मौजूद नहीं थी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिसमें अंसार आम आदमी पार्टी की टोपी लगाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये कहते हुए इस तस्वीर को खारिज कर दिया कि टोपी कोई भी लगा सकता है। देखिएगा, बीजेपी वाले अंदर तक जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो भी आरोपी है उनको ना 10 गुना सजा दो। बीजेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ कैसे टोपी आप भी ले सकते हैं। और इस बीच अजदुद्दीन ओवैसी अंसार के बचाव में सामने आ गए। एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है, क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहाँ पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मेनू क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। ओवैसी जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो वायरल हो चुका है, जिसमें अंसार लड़के को समझाता हुआ दिखाई देता है। किस लिए आप कोई मारना कोई मारना किस लिए नहीं, किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या दे रहा? किस लिए? कोई तो वजह होगा बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने लिखा है इसको? क्यों क्यों बताओ? आपको डर है किसी से? तो मैं किस लिए बेटा?
देखो सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान तो भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो, ये सब ठीक है ना? राजनीति चलती रहेगी, लेकिन राजनीति के बीच वो आरोप गंभीर हैं जो पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गलती किसी भी समुदाय की हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारा इन्वेस्टिगेशन एविडेंस पे होता है। अगर कोई व्यक्ति, वो चाहे किसी से भी अटैच्ड हो, एफिलिएटेड हो, अगर वहाँ पे ऑफेंस उसने कमिट किया गया है तो हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये पॉलिटिकल एफिलिएशन का इस केस से कोई रेलेवेंस इन्वेस्टिगेशन से नहीं है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 24 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 22 बालिग हैं और 2 नाबालिग। गिरफ्तार हुए लोगों में 18 मुस्लिम धर्म के हैं, जबकि 5 हिंदू धर्म के। पुलिस ने 3 पिस्टल और 5 तलवार भी बरामद की है। दिल्ली हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। कुल 14 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग सिरों की जांच और सुराग के सहारे ताबड़तोड़ छापेमारी और धरपकड़ में जुटी हैं। ऐसे ही एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने जब पुलिस बल जहांगीरपुरी की संकरी गलियों में पहुंचा, तो तीसरी मंजिल से पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी। अब पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठते हैं। इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम 36 घंटे बाद मौके पर पहुंची। जाता है जहां 40 घंटे पहले पथराव हुआ था। ये सामने वो मस्जिद दिख रही है जहां पे बताया जा रहा है कि वहीं से इस झड़प की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि फोरेंसिक के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो फर्स्ट आवर, यानी जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी स्पॉट पे पहुंचने के होते हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट, पत्थर, स्टोन की ग्रेविटी, जो निशान बने थे पत्थरों के पड़ने के बाद, वो सब कलेक्ट किए गए हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा या ये जांचना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर जो एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से 40 घंटे बाद फॉरेंसिक टीम ली गई, वो क्राइम के वक्त के हैं, क्राइम के बाद के हैं। काफ़ी लोग वहाँ आए होंगे, काफ़ी लोग गए होंगे। फिंगरप्रिंट कितने डिस्ट्रक्ट हो चुके होंगे, कितने लोग वहाँ आए होंगे, गए होंगे। तो दिल्ली पुलिस के इस कदम पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर फॉरेंसिक टीम 40 घंटे बाद सीन ऑफ क्राइम पर क्यों भेजी गई। सवाल है, आरोपियों की तलाश है और सबूतों की दरकार है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरे देश में 2019 और 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगे 96% बढ़ गए हैं, जिसमें सबसे आगे दिल्ली है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा का एक भी मामला नहीं था। 2017 और 2018 में भी ये आंकड़ा 0 था, लेकिन 2019 में सांप्रदायिक दंगों की घटना 1 हुई और 2020 में ये आंकड़ा 520 पर पहुंच गया। और अभी तो 2021 का डाटा रिलीज भी नहीं हुआ है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं देश की राजधानी ही सांप्रदायिकता की आग में जलने लगी है और इसे हर हाल में रोकना है। तो हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी दंगे की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस ने पहले दावा किया कि शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद वीएचपी की तरफ से आवेदन की चिट्ठी जारी कर दी गई। अब पुलिस फिर दावा कर रही है कि उन्होंने वीएचपी को आवेदन की रिसीविंग दी थी, न कि शोभा यात्रा की इजाजत। अब थोड़ी देर में इस मामले पर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसी के बाद स्थिति साफ होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।